सोचें, एक ऐसा सुल्तान जिसने सल्तनत उस्मानिया को आर्ट और कल्चर की बुलंदियों पर पहुंचा दिया, और फिर इसी सल्तनत ने उसे तख्त से उतारकर कैद खाने में डाल दिया। जी हाँ, ये कहानी है सुल्तान अहमद सोम की। इनका दौर आप यूं समझ लें कि सकाफती रोशनियों और सियासी अंधेरों का एक बड़ा अजीब सा मिलाप था। तो चलें देखते हैं कि यह सब कैसे हुआ। ये अल्फाज किसी तारीख की किताब से नहीं है, ये मशहूर फ़लसफ़ी वॉल्टेयर के नॉवल कैंडिड से हैं, और ये हमें सीधा कहानी के दिल में ले जाते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इतना ताकतवर सुल्तान, एक पूरी सल्तनत का हुक्मरान, तख्त से महरूम होकर अपने ही महल में कैदी कैसे बन गया? हुआ क्या था आखिर? अच्छा, इस सवाल का जवाब हमें उनकी शुरू की ज़िंदगी में मिलता है। देखें, वो कोई आम शहजादे नहीं थे, मतलब कोई रिवायती जंगजू टाइप के नहीं। उनकी शख्सियत को समझने के लिए हमें उनके उन सालों को देखना होगा जो उन्होंने, हैरत की बात है, बिल्कुल अकेले गुजारे। सुल्तान बनने से पहले अहमद ने अपनी जवानी के पूरे 16 साल महल के एक हिस्से में कैद तन्हाई में गुजारे। अब इस दौरान उन्होंने क्या किया? उन्होंने खुद को किताबों, तारीख, शायरी और ख़ास तौर पर खत्ताती यानी कैलीग्राफी में डुबो दिया। तो इस लंबी तन्हाई ने उन्हें एक सिपाही नहीं बल्कि एक आर्टिस्ट, एक स्कॉलर बना दिया, और यही खूबी आगे चलकर उनके पूरे दौरे हुकूमत की पहचान बनी। फिर आया साल 1703 और किस्मत ने एकदम से पैंतरा बदला। हुआ ये कि येनीचेरी, जो सल्तनत की एलीट फौज थी, उन्होंने सुल्तान के भाई मुस्तफ़ा दूम के खिलाफ बगावत कर दी। और इस बगावत का नतीजा क्या निकला? वही शहजादा जो तन्हाई में रह रहा था, यानी अहमद सोम, उन्हें अचानक सल्तनत उस्मानिया का तख्त मिल गया। ये एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जिसने उनकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और बस यहीं से उनके दौरे हुकूमत का वो बाब शुरू हुआ जो तारीख में जितना मशहूर है, इतना ही मुतनाज़ा भी है। और कमाल की बात यह है कि इस दौर को किसी जंग या फतह से नहीं, बल्कि एक फूल के नाम से याद किया जाता है। जी, ये था दौरे लाला, या जिसे ट्यूलिप एरा भी कहते हैं। अपने वजीर आज़म इब्राहिम पाशा के साथ मिलकर सुल्तान अहमद सोम ने सल्तनत का पूरा फोकस ही बदल दिया। अब जोर फौजी मुहिमात पर नहीं था, बल्कि आर्ट, कल्चर और यूरोपीय तर्ज ज़िंदगी की खूबसूरती पर था। ये सिर्फ अमन का ज़माना नहीं था, बल्कि सल्तनत उस्मानिया की सोच में एक बहुत बड़ी, एक इनकलाबी तब्दीली थी। आप समझे कि उन्होंने मगरिब के लिए अपने दरवाजे खोल दिए थे। और इस दौर में जो काम हुए वो वाकई कमाल के थे। पहली बार तुर्की और अरबी में किताबें छापने के लिए प्रिंटिंग प्रेस की इजाज़त मिली। सोचें इससे इल्म कितना फैला होगा। पूरे इस्तांबुल को शानदार फव्वारों, बागों और लाइब्रेरियों से सजा दिया गया। लिटरेचर और आर्ट को इतनी सपोर्ट मिली जितनी पहले कभी नहीं मिली थी। और तो और, फ्रांस जैसी यूरोपीय ताकतों से ताल्लुकात इतने अच्छे हुए कि सल्तनत को दुनिया में एक नई पहचान मिली, यानी सल्तनत इल्म और फन का एक जगमगाता हुआ मरकज़ बन रही थी। लेकिन हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। इस सारी सकाफती रोशनी के पीछे एक अंधेरा भी था, और वो था दरबार में होने वाला बेतहाशा खर्च, हद से ज़्यादा ऐश व इशरत। महल की ये शाखर्चियाँ अवाम पर एक भारी बोझ बनती जा रही थीं, और यही वो चिंगारी थी जिसने आगे चलकर एक बड़े तूफान को जन्म देना था। तो एक तरफ तो दारुल हुकूमत इस्तांबुल ट्यूलिप की रोशनियों और फेस्टिवल्स में गुम था, लेकिन दूसरी तरफ सल्तनत की सरहदों पर जंग के बादल गहरे हो रहे थे। ये जो तज़ाद था महल के अंदर जश्न और बाहर जंग, यही चीज़ आगे चलकर सल्तनत के लिए एक बहुत बड़ा मसला बनने वाले थे। इनके दौर की फौजी तारीख भी बड़ी दिलचस्प है। एक तरफ तो 1711 में उन्होंने रूस के खिलाफ पर्थ दरिया पर एक ज़बरदस्त जीत हासिल की, जिससे सल्तनत की इज्जत वापस आई। लेकिन फिर सिर्फ कुछ साल बाद ही कहानी बिल्कुल उलट गई। ऑस्ट्रिया से जंग शुरू हुई और 1717 में बेलग्राड में इतनी बुरी शिकस्त हुई, इतनी बुरी कि सल्तनत को एक मुआहदे के तहत अपने कई अहम यूरोपीय इलाके ऑस्ट्रिया को देने पड़े। और बस ये वो पॉइंट है जहां दोनों कहानियां, महल की फिजूल खर्ची और सरहद पर शिकस्त, आपस में आकर टकराती हैं। इन दोनों चीज़ों ने मिलकर अवाम और ख़ासतौर पर येनीचेरी सिपाहियों के दिलों में गुस्से की आग लगा दी। हालात अब समझें कि एक टाइम बम की तरह थे जो बस फटने ही वाला था। और फिर वो धमाका हो ही गया। इस बगावत को लीड कौन कर रहा था? एक आम सा येनीचेरी सिपाही, पुतरौना खलील। और ये सब शुरू कैसे हुआ? सिर्फ 17 सिपाहियों के एक छोटे से एहतजाज से। लेकिन ये एहतजाज देखते ही देखते पूरे इस्तांबुल में आग की तरह फैल गया। आम लोग, दुकानदार, दूसरे फौजी सब इसमें शामिल हो गए और ये एक बहुत बड़ा तूफान बन गया। आखिरकार इस अवामी गुस्से के आगे सुल्तान अहमद सोम को झुकना पड़ा
اور انہیں اپنے بھتیجے محمود اول کے لیے تخت چھوڑنا پڑا۔ 27 سالہ حکومت کا باب یہیں ختم ہو گیا۔ تخت چھوڑنے کے بعد احمد سوم کی زندگی کا آخری اور شاید سب سے افسوسناک باب شروع ہوا۔ ذرا سوچیں، وہ حکمران جس نے اتنی بڑی سلطنت پر حکومت کی، اب وہ اپنے ہی محل میں ایک قیدی تھا۔ یہ ان کی زندگی کا واقعی سب سے تاریک دور تھا۔ یہ قسمت کا کیسا کھیل تھا، ناقابل یقین اور بہت ہی المناک۔ 27 سال تک سلطنت کے واحد حکمران، ٹیولپ ایرا کو شروع کرنے والے، آرٹ اور کلچر کے سب سے بڑے سرپرست، اور پھر زندگی کے آخری 6 سال اسی محل کے ایک حصے میں قید کاٹتے ہوئے گزارے۔ اس جگہ کو قفس کہتے تھے، یعنی پنجرہ۔ یہ عثمانیوں کی ایک پرانی روایت تھی جہاں تخت کے دوسرے دعویدار شہزادوں کو قید رکھا جاتا تھا، اور اب احمد سوم خود اسی پنجرے میں قید تھے۔ تو آخر میں سوال وہی رہتا ہے، تاریخ احمد سوم کو کیسے یاد رکھے؟ کیا انہیں ایک ایسے عظیم سلطان کے طور پر یاد رکھا جائے جس نے اپنی سلطنت کو کلچر کا ایک سنہری دور دیا، یا پھر ایک ایسے ناکام حکمران کے طور پر جو اپنی ہی عیاشی اور فوجی شکستوں کی وجہ سے تخت سے ہاتھ دھو بیٹھا؟ ان کی میراث آج بھی ان دو انتہاؤں کے بیچ ایک دلچسپ سوالیہ نشان ہے۔